हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो में हम एक बेहद इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि जिम के अंदर जितने भी लोग जाते हैं, वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, उनको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें से पहली होती है बिगिनर, दूसरी होती है इंटरमीडिएट और तीसरी होती है एडवांस। तो इन्हीं तीनों कैटेगरी में जितने भी जिम के अंदर लोग वर्कआउट परफॉर्म करते हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है। तो हमारे आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि किन लोगों को इन कैटेगरीज में रखा जाता है। जनरल बोलचाल की भाषा में क्या होता है कि जो अभी जिम ज्वाइन किया उसको बिगिनर में डाल दो, जिन्होंने कुछ महीने जिम कर लिया उनको इंटरमीडिएट में डाल देते हैं, और जो बहुत लंबे टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं उनको डाल दिया एडवांस कैटेगरी में। तो जनरली ऐसे ही क्लासीफाई होता है, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे, एक एक चीज समझेंगे कि किन लोगों को किस कैटेगरी में प्लेस करना चाहिए और क्यों प्लेस करना चाहिए और इसके पीछे का सही लॉजिक क्या होता है। तो यहाँ पर जो एक चीज हमको सबसे पहले समझनी चाहिए वो यह है कि इस तरह की 3 कैटेगरी आखिर बनाई क्यों जाती हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जिम के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज हम परफॉर्म करते हैं उनमें से कुछ एक्सरसाइज आसान होती हैं, कुछ बहुत टफ होती हैं और कुछ नॉर्मल होती हैं, इन दोनों आसान और टफ के बीच में होती हैं, जिसको हम इंटरमीडिएट एक्सरसाइज भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो पुशअप एक्सरसाइज है, तो पुशअप क्या है, बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, सब लोग जानते हैं इसको, सब लोग समझते हैं किस तरह से पुशअप लगाना, और जनरली सारे लोग पुशअप कभी ना कभी जिंदगी में परफॉर्म किए रहते हैं। तो यह एक आसान सी एक्सरसाइज है, तो इसको हम एक बिगिनर एक्सरसाइज कैटेगरी में रखते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंक्लाइन बारबल प्रेस की, तो यह एक थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज है एज कंपेयर टू पुशअप, तो इसको हम एक इंटरमीडिएट एक्सरसाइज में रखते हैं। वहीं अगर हम बात करें डिक्लाइन बारबल प्रेस की, तो यह एक एडवांस कैटेगरी की एक्सरसाइज है। जो लोग एडवांस कैटेगरी में आते हैं उनको ही एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए। अगर हम ये एडवांस एक्सरसाइजेस उन लोग को दे देंगे जो अभी अभी जिम ज्वाइन किए हैं, जो बिगिनर हैं, तो उनको क्या होगा, इंजरी हो सकती है, कुछ नुकसान हो सकता है, जिसके कारण जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वो करने वाले भी थे वो भी खत्म हो जाएगा। तो जिम के अंदर जाकर हम जो जो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं उन सारी एक्सरसाइजेस को भी बिगिनर एक्सरसाइज, इंटरमीडिएट एक्सरसाइज और एडवांस कैटेगरी की एक्सरसाइज में क्लासीफाई किया जाता है। तो जब भी हम किसी का वर्कआउट प्लान डिजाइन करते हैं तो वहां पर जो सबसे पहले चीज हमको नोटिस करनी चाहिए और ध्यान रखनी चाहिए वो यह है कि जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। अगर वो बिगिनर कैटेगरी में फॉल करता है तो उसको सारी एक्सरसाइजेस बिगिनर कैटेगरी वाली ही देनी चाहिए। वहीं अगर वो इंटरमीडिएट कैटेगरी में फॉल करता है तो हमको ऐसी एक्सरसाइजेस देनी चाहिए जिसमें वह बिगिनर एक्सरसाइजेस भी करे और इंटरमीडिएट लेवल की एक्सरसाइजेस भी परफॉर्म करे। वहीं जो तीसरी कैटेगरी का, एडवांस कैटेगरी का कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है जो कई सालों से वर्कआउट कर रहा है, जानता है, तो उसको एडवांस कैटेगरी की एक्सरसाइज तो देनी ही चाहिए और साथ ही साथ वहां पर आप बिगिनर और इंटरमीडिएट कैटेगरी की एक्सरसाइजेस भी दे सकते हैं उसको। तो इस तरह से वर्कआउट प्लान किया जाता है। यहां पर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक बिगिनर को आपने एडवांस लेवल की एक्सरसाइज दे दी, तो इससे क्या होगा, उसको इंजरीज हो सकती हैं। तो अभी तक हमने वीडियो में जान लिया कि जो भी जिम के अंदर एक्सरसाइज परफॉर्म करता है उसको बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस कैटेगरी में क्यों क्लासीफाई करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कैसे क्लासीफाई करना चाहिए। तो यहां पर जिम के अंदर जो एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाला इंसान है उसको इन 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करने के लिए हमको 3 पैरामीटर्स का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, जिसमें से पहला है मंथ्स, दूसरा है स्ट्रेंथ और तीसरा है मस्कुलर एंड्योरेंस। तो जो लोग बॉडी बिल्डिंग परफॉर्म करते हैं, जिम के अंदर जाकर एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, तो अगर उनकी कैटेगरी डिसाइड करनी है कि वह बिगिनर है, इंटरमीडिएट है या एडवांस है, तो उसके लिए हमको इन 3 पैरामीटर्स का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर और भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, जहाँ पर हम रॉक पोर्ट टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसकी मदद से हम VO2 मैक्स कैलकुलेट करते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होता है, सिट एंड रीच टेस्ट होता है, तो कई सारे टेस्ट होते हैं। लेकिन जो ये 3 टेस्ट है ये बड़े आसानी से जिम के अंदर आप परफॉर्म कर सकते हैं और आपको परफॉर्म करने में मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्विकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि यह बंदा किस कैटेगरी में फॉल करता है, तो उसके लिए हमको इन 3 पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम एक एक करके इन तीनों पैरामीटर्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे आसान पैरामीटर जो कि है मंथ्स, कितने महीने हो गए हैं जिम के अंदर एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हुए। तो अगर यहाँ पर आपको 0 से 3 महीने हुए जिम के अंदर परफॉर्म करते हुए एक्सरसाइजेस, तो आप बिगिनर कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूस होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हफ्ते में 1 दिन गए 2 दिन गए, ऐसा नहीं, कम से कम हफ्ते में 4 दिन अगर आप जा रहे हैं, वह भी कंटिन्यूस रूप से 3 महीने तक, तो आप बिगिनर कैटेगरी में हैं। अगर आप 3 से 6 महीने तक जिम गए हैं कंटिन्यूस रूप से, तो आप इंटरमीडिएट कैटेगरी में हैं। और वहीं अगर आप 6 महीने से ज़्यादा जिम करते आए हैं कंटिन्यूस रूप से, तो आप एडवांस कैटेगरी में आते हैं। तो इस पैरामीटर से आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। आप भाई क्लाइंट से पूछ लीजिए भाई कितने महीने हुए जिम के अंदर कंटिन्यूस रूप से, तो वह बता देगा, आप उसके हिसाब से उसकी एक्सरसाइजेस प्लान कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड पैरामीटर की ओर जो कि है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हम बॉडी की स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं, मैं अपने फिटनेस कंपोनेंट वाले वीडियोस में बता चुका हूं। गेस करिए,
हाँ, आप सही गेस कर पा रहे हैं। 1 रेप मैक्स से हम डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर आपको क्लाइंट का 1 रेप मैक्स परफॉर्म करना है और यहाँ पर जो सबसे बेसिक एक्सरसाइज हम पिक करते हैं वह कौन सी है? डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट जिम की एक कॉमन सी एक्सरसाइज है, काफ़ी लोग इससे फैमिलियर होते हैं, जानते हैं किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है डेडलिफ्ट को, इसलिए हम डेडलिफ्ट एक्सरसाइज को यूज़ करते हैं यहाँ पर बॉडी की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के। लेकिन एक बात यहाँ पर आप अच्छी तरह से नोट करके रखिए, जो बिगिनर है उससे डेडलिफ्ट परफॉर्म नहीं करवाना है, बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करवाना है। अगर वो अभी अभी जिम ज्वाइन किया है, कभी इसके पहले वर्कआउट परफॉर्म नहीं किया, कभी कोई जिम की एक्सरसाइज नहीं किया, तो उसको आप डेडलिफ्ट मत परफॉर्म करवाइए। कम से कम उसको 3 महीने दीजिए, उसकी 3 महीने की तैयारी करवाइए, ताकि वो जिम के अंदर जो एक्सरसाइजेस परफॉर्म होती हैं उनमें क्या क्या एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं वो उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके, परफॉर्म कर सके, उसके बॉडी की मोटर एबिलिटीज़ को डेवलप करिए, ताकि वह एक अच्छा माइंड एंड मसल कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सके, ताकि वह जो भी एडवांस एक्सरसाइजेस हैं उनको बड़े आराम से परफॉर्म कर सके, वह भी परफेक्टली। तो जिसका भी आप टेस्ट ले रहे हैं तो मेक श्योर कर लीजिए कि उसके पास कम से कम 3 महीने का जिम का एक्सपीरियंस है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ही ये डेडलिफ्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करवाइए। अब यहाँ पर इसको कैसे परफॉर्म करना है, जिस भी क्लाइंट का आप स्ट्रेंथ का टेस्ट ले रहे हैं उसका पहले बॉडी वेट देखिए कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका बॉडी वेट है 70 kg, तो यहाँ पर अगर आपका जो या 70 kg बॉडी वेट का जो क्लाइंट है अगर 70 kg का डेडलिफ्ट नहीं उठा पा रहा है एक भी बार, तो इसको आप हम बिगिनर कैटेगरी में ही रखिए और बिगिनर की तरह ही इसको ट्रीट करिए। वहीं अगर आपका जो ये 70 kg बॉडी वेट का क्लाइंट है, अगर यह 70 kg का डेडलिफ्ट बड़े आराम से उठा पा रहा है, तो यह बिगिनर कैटेगरी का अब नहीं रहा, या अब आगे बढ़ चुका है, या पहुंच चुका है इंटरमीडिएट कैटेगरी में, ठीक है। अब इससे आप इंटरमीडिएट कैटेगरी वाली एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवा सकते हैं, इसके वर्कआउट रूटीन में इसको दे सकते हैं परफॉर्म करने के लिए। वहीं अगर आपका जो यह 70 kg बॉडी वेट का क्लाइंट है, अगर यह अपने बॉडी वेट से 1.5 गुना 1.5 टाइम्स, अगर आप 70 kg इंटू 1.5 करेंगे तो क्या होगा 105 kg। अगर यह 70 kg का आपका क्लाइंट 105 किलो की डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहा है, कर सकता है, एक बार उठा सकता है कम से कम, तो यह अब इंटरमीडिएट कैटेगरी का भी नहीं रहा। अब इसको आप शिफ्ट कर दीजिए एडवांस कैटेगरी में। अब आप इस क्लाइंट से एडवांस कैटेगरी की जो एक्सरसाइजेस हैं वो परफॉर्म करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको यह फॉर्मूला बताया, बॉडी वेट इंटू 1 एंड बॉडी वेट इंटू 1.5, तो यह फॉर्मूला हुआ मैन के लिए। अब बात करते हैं विमेन के लिए क्या फॉर्मूला है। तो वहाँ पर क्या है, बॉडी वेट इंटू 0.8, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 70 kg की कोई लड़की है, अगर वह 70 इंटू 0.8 कितना हो गया 56 kg। अगर वह 56 kg की डेडलिफ्ट एक भी बार नहीं परफॉर्म कर पा रही, एक भी रेप नहीं लगा पा रही है, तो उसको आप बिगनर कैटेगरी में ही रखें। वहीं अगर वह 56 kg का डेडलिफ्ट परफॉर्म कर सकती है, कम से कम एक बार तो अच्छे से लिफ्ट कर सकती है, तो उसको आप इंटरमीडिएट कैटेगरी में शिफ्ट कर दीजिए। वहीं अगर ये लड़की जो 70 kg के है, ये 70 kg इंटू 1.3 कितना हो गया 91 kg की डेडलिफ्ट अगर परफॉर्म कर सकती है, कम से कम एक बार तो लिफ्ट कर सकती है सही फॉर्म सही टेक्निक से, तो अब इसको आप इंटरमीडिएट कैटेगरी से निकाल कर आप इसको शिफ्ट कर दीजिए एडवांस कैटेगरी में। तो इस तरह से आपने जान लिया कि स्ट्रेंथ पैरामीटर को यूज करते हुए किस तरह से आप किसी की कैटेगरी डिटरमाइन करेंगे। अब बात करते हैं हमारे तीसरा पैरामीटर की, जो कि है मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस को यूज करते हुए हम कैसे डिसाइड करें कैटेगरी की कोई बंदा बिगिनर है कि इंटरमीडिएट है कि एडवांस कैटेगरी में फॉल करता है। तो यहाँ पर मस्कुलर एंड्योरेंस क्या होता है, कितने रेपिटेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी एक्सरसाइज के, तो ये बताता है हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम मस्कुलर एंड्योरेंस किसी भी इंसान के टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं 2 एक्सरसाइज, जिसमें से पहली एक्सरसाइज होती है पुशअप्स। पुशअप्स एक्सरसाइज जैसे कि सब जानते हैं क्या होती है, सब लोग परफॉर्म करते आए हैं। पुशअप्स अपनी एक अपर बॉडी की एक्सरसाइज हो गई। वहीं दूसरी एक्सरसाइज जो हम पिक करते हैं वह होती है बॉडी वेटेड स्क्वाट। बॉडी वेटेड स्क्वाट क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, यह एक लोअर बॉडी की एक्सरसाइज हो गई। तो यहाँ पर एक अपर बॉडी की एक्सरसाइज, एक लोअर बॉडी की एक्सरसाइज हम पिक करते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस को जानने के लिए। अब चलिए सीख लेते हैं किस तरह से आप यह मस्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर आपका एज भी एक पैरामीटर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एज है 20 to 29 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पर हम मैन और विमेन दोनों के लिए अलग अलग डिसाइड करेंगे कि कितने रेपिटेशंस होने चाहिए बिगिनर कैटेगरी के लिए, इंटरमीडिएट कैटेगरी के लिए और एडवांस कैटेगरी के लिए। फॉर एग्जांपल आप मैन कैटेगरी में हैं, तो यहाँ पर अगर आप 34 पुशअप से कम परफॉर्म कर पाते हैं एक बार में, तो आप बिगिनर कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर आप 35 to 44 तक पुशअप एक बार में परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप इंटरमीडिएट कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर आप 45 प्लस
पुशअप्स परफॉर्म कर सकते हैं तो आप एडवांस कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर वेमेन की बात की जाए जो 20 से 29 साल की हैं, तो यहाँ अगर आप 16 पुशअप्स तक एक बार में नहीं परफॉर्म कर पाती हैं तो आप बिगिनर कैटेगरी में हैं। वहीं अगर आप 17 टू 33 पुशअप्स तक परफॉर्म कर पाती हैं तो आप इंटरमीडिएट कैटेगरी में हैं। वहीं अगर आप 34 से ज़्यादा पुशअप्स एक बार में परफॉर्म कर सकती हैं तो आप एडवांस कैटेगरी में हैं। तो यहाँ पर आप हमारे मस्कुलर एंड्योरेंस के पुशअप टेस्ट के रिजल्ट को देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे मस्कुलर एंड्योरेंस के बॉडी वेटेड स्क्वाट टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर भी अगर आपकी एज 16 टू 25 है तो वहां पर किस तरह से आप दोनों को क्लासिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आप मेन कैटेगरी में हैं तो यहाँ पर अगर आप 35 से कम बॉडी वेटेड स्क्वाट परफॉर्म करते हैं तो आप बिगिनर कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर आप 35 से लेकर 45 के बीच तक बॉडी वेटेड स्क्वाट परफॉर्म करते हैं तो आप आते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी में। वहीं अगर आप 45 से ज्यादा बॉडी वेटेड स्क्वाट नॉन स्टॉप एक बार में परफॉर्म करते हैं तो आप आते हैं एडवांस कैटेगरी में। वहीं अगर हम बात करें गर्ल्स की, विमेन की जो 16 से 25 साल के बीच में है, अगर वह 30 से कम बॉडी वेटेड स्क्वाट एक बार में परफॉर्म करती हैं तो वह बिगिनर कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर यह 30 टू 40 के बीच में बॉडी वेटेड स्क्वाट परफॉर्म करती हैं तो यह आती हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी में। वहीं अगर यह 40 प्लस बॉडी वेटेड स्क्वाट नॉन स्टॉप एक बार में परफॉर्म करती हैं तो यह आती हैं एडवांस कैटेगरी में। तो इस तरह से आप बॉडी वेटेड स्क्वाट परफॉर्म करके अपने लोअर बॉडी की मस्कुलर एंड्योरेंस जान सकते हैं। और यहाँ पर एक और खास चीज़, अगर आप अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं उनके रिजल्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा यह फिटनेस असेसमेंट टेस्ट रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टेस्ट जो होते हैं हम फिटनेस असेसमेंट के लिए करते हैं, उन सब टेस्ट के रिजल्ट यहाँ पर मौजूद है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पर यह फिटनेस असेसमेंट टेस्ट रिजल्ट पे क्लिक करिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके वो सारे रिजल्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि किसी बंदे का जो पुशअप टेस्ट है उसका रिजल्ट आया एडवांस और वहीं उसी बंदे का जो बॉडी वेटेड स्क्वाट है उसका टेस्ट का रिजल्ट आया इंटरमीडिएट, तो इसको किस कैटेगरी में रखें? तो इसको मैं बता दूं, इसको आप इंटरमीडिएट कैटेगरी में ही रखें और इसको तब तक इंटरमीडिएट कैटेगरी में रखना है जब तक इसके दोनों टेस्ट के रिजल्ट, पुशअप टेस्ट का रिजल्ट और बॉडी वेट स्क्वाट टेस्ट का रिजल्ट दोनों एडवांस नहीं आ जाता तब तक। सो अभी तक वीडियो में आपने जान लिया कि किस तरह से हम इन 3 पैरामीटर को यूज करके किसी की कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक और कंफ्यूजन आता है वह यह है कि क्या हमको तीनों टेस्ट परफॉर्म करने हैं कि सिर्फ एक टेस्ट परफॉर्म करना है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, आपको ये तीनों टेस्ट परफॉर्म करने हैं और इन तीनों टेस्ट का जो रिजल्ट है उसके आधार पर आप डिसाइड करें कि इस बंदे को किस कैटेगरी में रखना है। तो यहां पर अगर कोई क्लाइंट इन तीनों कैटेगरी में एडवांस कैटेगरी आती है उसकी, तो उसको ही एडवांस कैटेगरी में कंसीडर करें। अगर उसकी 2 में एडवांस आ रही है और 1 में इंटरमीडिएट आ रही है तो उसको आप इंटरमीडिएट ही कंसीडर करें। वहीं अगर कोई ऐसा है जिसकी 2 कैटेगरी इंटरमीडिएट आ रही है और 1 बिगनर आ रही है तो उसको क्या ट्रीट करना है? उसको बिगनर की तरह ही ट्रीट करना है। तो यहाँ पर आप मेक श्योर करें आपको तब तक कैटेगरी चेंज नहीं करनी है जब तक तीनों पैरामीटर के टेस्ट का रिजल्ट सेम ना हो। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट आपके पास आया, बोला कि मैं 4 महीने से जिम कर रहा हूँ कंटिन्यूस रूप से। तो यहाँ पर पहला पैरामीटर से क्या हो गया कि यह इंटरमीडिएट कैटेगरी का है, लेकिन यहाँ पर हम फिर दूसरा टेस्ट लेंगे इसका, कौन सा? स्ट्रेंथ पैरामीटर का। ठीक है, तो स्ट्रेंथ पैरामीटर में हमने इससे डेडलिफ्ट परफॉर्म करवाई, तो यहाँ पर यह अपने बॉडी वेट के हिसाब से डेडलिफ्ट नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा ये सेकंड पैरामीटर है स्ट्रेंथ, इसके हिसाब से ये जो क्लाइंट है या बिगनर कैटेगरी में आया तो इसको हम क्या ट्रीट करेंगे? एज अ बिगनर ही ट्रीट करेंगे। वहीं अगर इसका हमने तीसरा टेस्ट जो हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट है वहां भी इसका टेस्ट परफॉर्म करवाया और उन दोनों टेस्ट में, पुशअप टेस्ट में और बॉडी वेटेड स्क्वाट टेस्ट में इसका रिजल्ट आया इंटरमीडिएट, तो भी हम इसको बिगनर कैटेगरी में ही ट्रीट करेंगे क्योंकि यहाँ पर यह 3 टेस्ट में से 1 में बिगनर आया और 2 में इंटरमीडिएट आया। तो यहाँ पर हमको तब तक कैटेगरी चेंज नहीं करनी है जब तक तीनों कैटेगरी का रिजल्ट सेम ना हो। तो जब भी आप किसी की कैटेगरी डिसाइड करें कि यह बिगनर है कि यह इंटरमीडिएट है कि यह एडवांस है, तो मेक श्योर आप इन तीनों पैरामीटर्स को चेक करें और जब इन तीनों पैरामीटर के हिसाब से एक ही कैटेगरी आए तो उसी कैटेगरी को आप फाइनल कैटेगरी माने और उसी के हिसाब से वर्कआउट प्लान डिजाइन करें। सो यहाँ पर आज की वीडियो में आपने जान लिया किस तरह से हम किसी भी बंदे की कैटेगरी डिसाइड करते हैं कि यह बिगनर है, इंटरमीडिएट है और एडवांस है। तो यहाँ पर आप अपने क्लाइंट की और अपनी जाकर जिम के अंदर कैटेगरी को फाइंड करें कि आप किस कैटेगरी में आज के वक्त स्टैंड करते हैं। यहाँ पर मेक श्योर करें कि अपने ईगो को अपने जेब में रखिए और टेस्ट परफॉर्म करिए और उस टेस्ट का रिजल्ट जो आता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो एक अच्छे वर्कआउट प्लान को डिजाइन करने के लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि आज की डेट पे प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट सिनारियो में आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, कि आप बिगिनर हैं, कि आप इंटरमीडिएट हैं, कि आप एडवांस हैं।
सो यहाँ पर आप अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपने क्लाइंट्स को धोखा मत दीजिए। जिस कैटेगरी में वो आते हैं उसको फाइंड करिए और उसके हिसाब से उनका वर्कआउट परफॉर्म करवाइए। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं किस तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।